स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड जो है वो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो 12th इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है एटलीस्ट उसमें आपके 3 मेथड्स दिए गए हैं। आगे जब आप जाते हो यूजी और पीजी में तो इसके 5 और 6 मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे पहले आपने जो है सर्कुलर मॉडल पढ़ा था और सर्कुलर मॉडल ने आपको जो कुछ व्यू प्रोवाइड किए गए थे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इट मे बी पॉसिबल कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वैल्यू एडिशन, it may be possible that the national income is the sum of total income in economy, it may be possible that the national income is the sum of total expenditure in economy। तो हमारी इकोनॉमी में जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर हो उनकी सम नेशनल इनकम हो सकती है, टोटल इनकम की हो सकती है, टोटल वैल्यू एडिशन की होती है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशंस? वैल्यू एडिशंस का मीनिंग होता है कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वन बाय वन एक स्टेप कवर करते करते होती है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की तो स्टेप्स होती है और डिफरेंट टाइप्स की प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती है और डिफरेंट टाइप्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक ही कमोडिटी जो होती है, जैसे एग्जांपल लीजिए कि कॉटन है, आपकी कॉटन सीड्स जो होता है वो कॉटन में कन्वर्ट होता है, फिर कॉटन थ्रेड में कन्वर्ट होता है, फिर कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो रेडीमेड गारमेंट में कन्वर्ट होता है। तो इस स्टाइल से एक स्टेप टू स्टेप चल जाती है। लेकिन जो कॉटन गारमेंट्स हम लोग वियरअप करते हैं तो क्या उसमें कॉटन जो आपका सीड्स था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी भी वैल्यू इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू एडिशंस में ये बताया गया है कि वैल्यू एडिशंस जो होती है वो प्रोड्यूसिंग यूनिट की स्टेप बाय स्टेप होती है। ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर्स जो होता है उसका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐड होता जाता है और जब वो प्रोड्यूसर कुछ क्रिएट करता है तो वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कुछ वैल्यू एडेड करता जाता है और फाइनली लास्ट में जाकर के वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है। तो वैल्यू एडिशन मेथड जो है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड्स मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम इन द टर्म ऑफ वैल्यू एडिशंस by each producing enterprises in the economy during an accounting year. Estimated of all producing enterprises of production is equal to the GDP at market price। अब वापस एक बार, ये तो मैंने बोला आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो मेरे बोलने के बिहाफ पे ही, और अगर नहीं लिखना है तो समझ में लीजिए कि इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम का जो मेजर्स होता है इन द टर्म ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी, कि कितनी वैल्यू को एडिट किया गया है ईच एंड एवरी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर होना कंपलसरी है यहाँ पर, कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एवरी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी वैल्यू एडेड की है। तो ये होगा इन द टर्म ऑफ वैल्यू एडिशंस बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर होता है उसमें। अब ये होता है कि एस्टिमेशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का जो प्रोडक्शन है आप कैसे एस्टिमेटेड करोगे कि किस किस प्रोड्यूसिंग जो यूनिट है एटलीस्ट उसने क्या क्या प्रोड्यूस किया। तो ये एस्टिमेशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इज इक्वल टू द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस के बिहाफ पे होता है, उसका हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं और ईच एंड एवरी प्रोड्यूसिंग यूनिट का जो है वो वैल्यू एडिशन निकाल लिया जाता है। देन वैल्यू एडेड मीन्स क्या होता है? अब आपने वैल्यू एडेड का मीनिंग निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू एडेड आप कैसे निकालोगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस की। सपोज कीजिए मैंने फर्नीचर सेल किया था 20,000 का और मैंने वुड ली थी 10,000 की, देन वैल्यू एडिशंस क्या हो गया मेरा 10,000 हो गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल, उसमें से माइनस करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है माइनस करना है जो भी आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया है। तो किसी भी फिनिश गुड्स को आपने प्रिपेयर करने के लिए आपने एटलीस्ट रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया था उसकी वैल्यू को आपको आपके फिनिश्ड जो आउटपुट है उसकी वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू एडिशन निकल करके आ जाएगी। ये तो क्लियर हो गया कि वैल्यू एडिशंस में मैंने 20,000 का फर्नीचर प्रिपेयर किया लेकिन मैं 10,000 की लकड़ी लाई थी, तो 10,000 की जो वुड होगी उसको मैं लेस कर दूंगी तो मेरा 10,000 का वैल्यू एडिशन निकल करके आएगा। अब आपको देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। नेक्स्ट आते हैं हम वैल्यू ऑफ
आउटपुट, कि रियल में आउटपुट की वैल्यू क्या होती है। देन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म इन एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि किसी भी इकोनॉमी में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स होता है, कि जो भी आपकी जो वैल्यू होगी आउटपुट की वो मार्केट वैल्यू होगी उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो उस फर्म ने प्रोड्यूस की है। तो आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा वो आपके मार्केट वैल्यू के इक्वल होगा। अब मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू क्या माना जाता है, सेल्स माना जाता है। कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स भी होता है, कि आपने जो आउटपुट दिया है इज इक्वल टू सेल्स है। इफ एंटायर आउटपुट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने उस ईयर में पूरे आउटपुट को सेल कर दिया है, तो देखिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल होगी, ये मार्केट वैल्यू होगी उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो सारी आपकी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, फर्म्स है, उन सभी ने एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस किया है, और ये इक्वल टू सेल्स हो सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स हो सकता है इफ एंटायर आउटपुट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल पूरा आपका आउटपुट अगर सेल कर दिया जाए, किसी स्टाइल का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं हो, देन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि इफ सम रिमेन अनसोल्ड, सपोज कीजिए कि पूरा आउटपुट सेल नहीं हुआ, इफ सम रिमेन अनसोल्ड इट एडेड इन द फर्म इन्वेंट्री, अगर सपोज कीजिए कि जैसे मैंने इस साल प्रोड्यूस जो है वो 1000 यूनिट की है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 10,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस की है, बट ये क्या हुआ, मैंने सेल कितनी की है, 950 की है, तो अभी तक 50 क्या रहा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहा, ये अनसोल्ड रहा। तो इफ सम अनसोल्ड इट एडेड इन द फर्म इन्वेंट्री, तो ये जो 50 होगा वो फर्म की इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा, फर्म की इन्वेंट्री में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ आपकी जो वैल्यू होगी आउटपुट की वो 950 ही होगी, क्योंकि 50 का अभी भी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास रह गया है। इट एक्सप्रेस एज चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। अब इस 50 को हम किस स्टाइल से एक्सप्लेन करेंगे, ये जो 50 एक्सप्लेन होगा वो होगा चेंज इन स्टॉक, कि आपका स्टॉक 50 से अब चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में 50 से क्या हो गया, आपका ये चेंज हो गया। तो वापस आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम अनसोल्ड, अगर कुछ बेचने से रह गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स मेरी यहाँ कितनी थी, 950 की थी, और चेंज इन स्टॉक मेरा 50 का रहा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू निकल करके आएगी 1000 के करीब मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल करके आएगी। तो देख लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म, इट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स क्या होगा, इफ सम अनसोल्ड, अगर कुछ अनसोल्ड है तो वो इन्वेंट्री में चला जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम अनसोल्ड, अगर कुछ बेचने से रह गया तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ मैंने आपको लिखा इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, वैसे क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करना है अपने ओपनिंग स्टॉक। तो ये जो 50 मेरा रहा वो मेरा उस साल का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था, क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दूंगी मैं ओपनिंग की, स्टार्टिंग में मेरे पास क्या स्टॉक था, स्टार्टिंग में मैं जब मैंने बिजनेस ये इस ईयर में जब मैंने बुक्स ओपन करी तो मेरा 25 का ये था, तो चेंज इन स्टॉक 25 से ही आएगा। तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये था, ओपनिंग में मैं आपको कह रही हूँ कि सपोज कीजिए मेरे पास 25 यूनिट स्टार्टिंग में थी, तो 25 जो है चेंज इन स्टॉक के हिसाब से मेरा कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशंस हो गया। यहाँ पर ये बात आपके समझ में आ गई कि रियल में क्या हुआ। अब मैं आपको बता रही हूँ इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, कि रियल में इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। अब अपन ने क्या क्या देख लिया, वैल्यू एडेड आ गया, वैल्यू एडेड का मीनिंग आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल करके आ गया, उसके बाद आपका सेल्स क्या होती है वो हो गया, चेंज इन स्टॉक निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे। अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को वापस लिया था कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ये कंजम्पशन मैंने यहाँ डिलीट किया था, देख लीजिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो रियल में इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, then intermediate consumptions means all input other than factor inputs, की जो भी हमारी
जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, उन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ किए हैं, अदर देन क्या हो गया, फैक्टर इनपुट की वो फैक्टर नहीं है, लैंड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, कैपिटल नहीं है, उनके अलावा अदर देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसने जो भी यूज़ किया है इनपुट्स, वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा। इट मीन्स क्या होता है कि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशंस में हम क्या ले लेते हैं, ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स मीन्स होता है रॉ मटेरियल। इसको जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल जो है वो माना जाता है, वो कहलाता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब वो फाइनली कंज्यूमर के हाथों में नहीं पहुंचा है अभी तक, वो टोटल गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे अगर वो फाइनली कंज्यूमर के हाथों में नहीं पहुंचे। ये बात भी मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिया गया है, उस एग्जाम्पल में सबसे पहले जैसे फार्मर लिया गया है, तो फार्मर ने जो आपकी प्रोडक्शन किया है उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है 600। फार्मर ने जो आपका प्रोडक्शन किया है उसकी वैल्यू है 600 रुपीज़ मान लीजिए, एंड कंजम्पशन किया उसने इंटरमीडिएट जो है वो उसका वो है 200। इट मीन्स एक फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा आउटपुट वो 600 है, परंतु उसने 200 का कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया। फॉर द एग्जांपल ऑफ सीड्स है या आपके फर्टिलाइजर्स है, इस स्टाइल से उसने पेस्टिसाइड्स है उसने यूज़ किए हैं 200 के। देन इसकी वैल्यू जो है एडिशन क्या हुई, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन देन 400, इसकी वैल्यू ऑफ क्या हुई 400 हुई, उसने 400 का जो है वो आपको वैल्यू ऑफ एडेड निकाल करके दिया। अब फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, फ्लोर मिल वाले का जो प्रोडक्शन था वो 800 का था। फ्लोर मिल वाले ने जो आटा बनाया, फ्लोर बनाया, उसकी वैल्यू जो थी वो 800 थी, बट इसने 600 का क्या कंजम्पशन किया था, 600 का इसने ये वीट ले लिया था यहाँ से ऊपर फार्मर से, 600 का वीट था इसका, और इसने आटा जो बनाया फ्लोर बनाया उसकी वैल्यू 800 थी। देन इसके थ्रू जो वैल्यू एडिशन की गई वो 200 की थी। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर बेकर आ गया, बेकर ने 1000 रुपीज़ के जो है वो बिस्किट्स ब्रेड या कुछ भी बनाए हो, वो 1000 रुपीज़ की थी, बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन था 800 का। इट मीन्स इसने फ्लोर मिल से 800 का आटा लिया था, फ्लोर लिया था, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू एडिशन हो जाती है वो हो जाती है 200 रुपीज़। अब ये चला गया शॉपकीपर के हाथों में, और शॉपकीपर ने उसको सेल किया किसमें, उसको टोटल सेल किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 रुपीज़ थी, जबकि इसका कंजम्पशन जो था इंटरमीडिएट का वो 1000 था। उसने 1000 रुपीज़ का जो है वो लिया था यहाँ से सारे बिस्किट ब्रेड्स, उसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ थी, उसने 1200 में जो है वो उनको वापस सेल कराई, जो भी कुछ है शॉपकीपर ने उसको वापस पैक करके कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर इसके थ्रू जो वैल्यू एडिशन होगी वो 200 की होगी, कि शॉपकीपर ने इसको लिया यहाँ से इतना, तो उस पर कुछ लेबलिंग वगैरह कुछ लगा करके और उसने सेल करा मार्केट में इतना। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू एडिशन जो है फार्मर के थ्रू, फ्लोर मिल, बेकर, शॉपकीपर, 1000 रुपीज़ की जो है जो वैल्यू एडिशन हुई वही हमारी जीडीपी और एट मार्केट प्राइस जो है वो कहलाई जाएगी। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको एक्सप्लेन कर करके किया गया है कि किस किस स्टाइल से कहाँ कहाँ किसने किससे परचेज किया और किस स्टाइल से सेल किया और किस स्टाइल से जो है वो आपकी ये निकल करके आ गई। अब हमारे पास क्या होगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल करके आ गई। तो हैविंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस वी फाइंड आउट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब हम इससे फैक्टर कॉस्ट किस स्टाइल से निकालेंगे वो आप देखिए कि यहाँ पर क्या किया मैंने, जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस थी है इसमें से माइनस कर दिया डेप्रीशिएशन, कि मेरी मशीन्स में मेरे जो कैपिटल है, स्टॉक है, एटलीस्ट उसमें कितनी जो है टीयर वियर जो भी है डेप्रिशिएशन क्रिएट हुई है, उसमें उनकी वैल्यू कितनी लॉस हुई है, उस वैल्यू को मैं इसमें से माइनस करा दूँगी। तो इस 1000 में से मैं वो डेप्रिशिएशन जो है वो माइनस कर देती हूँ कि इतनी जो है वो डेप्रिशिएशन क्रिएट हुई है। तो मेरे पास एनडीपी जो है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शंस मार्केट प्राइस पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शंस जो है वो मार्केट प्राइस पर निकल करके आ जाता है। ये मेरा क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट प्राइस पर था, इसमें मैंने डेप्रिशिएशन लेस कर दिया तो मेरा निकल करके आ गया, वो आ गया मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस निकल करके आ गया। अब ये जब मेरे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट प्राइस में निकल कर गया तो मैं क्या करती हूँ, उसमें से गवर्नमेंट सेक्टर एंटर हो जाता है और वो टैक्स और सब्सिडी देता है। तो टैक्स और सब्सिडी का जो बैलेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बैलेंस, एटलीस्ट मैं उसको माइनस कर देती हूँ, अगर वो माइनस का है तो, और प्लस का है तो मैं उसको प्लस कर देती हूँ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जो मैं वैल्यू निकालूंगी वो सब्सिडी और टैक्स को
मैं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर करके फिर एडजस्टमेंट के साथ निकालूंगी। तो जब मैं इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करती हूँ तो मेरे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट निकल करके आ जाता है। देखिए जीडीपी मार्केट प्राइस पे डेप्रिसिएशन लेस किया तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे आ गई, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को लेस किया तो एनडीपी फैक्टर कोस्ट पर निकल करके आ जाती है। और इस एनडीपी फैक्टर कोस्ट में जब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देती हूँ तो मेरी जो है वो एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट निकल करके आ जाती है। तो इस स्टाइल से नेशनल इनकम की जो है वो कैलकुलेशन हमारे यहाँ पर हो जाती है। तो ये पूरा था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम। इस स्टाइल से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस स्टाइल से हम ग्रॉस वैल्यू जो है वो निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। तो वापस समझिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बाय प्राइमरी सेक्टर्स। कि सबसे पहले हमने किसकी ग्रॉस वैल्यू ली है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स, कि उसकी हमने प्राइमरी सेक्टर्स की ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट को ली। उसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ आपका सर्विस सेक्टर्स, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर्स, उसकी मैंने आपकी ली है। उसके बाद है ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ टर्शरी सेक्टर्स। तो दिस इज वन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर्स का ले लिया मैंने प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन, उसके बाद सेकेंडरी आपका सेकेंडरी सेक्टर्स उसका ले लिया वैल्यू एडिशन, उसके बाद मैंने थर्ड ले लिया, थर्ड जो आपका सर्विस सेक्टर है उसकी वैल्यू एडिशन। तो इन तीनों की वैल्यू एडिशन को जब मैं ऐड करती हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेरे पास आ जाती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इट मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टर्सरी इन एन इकोनॉमिक इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर तीनों सेक्टर लिया, इन तीनों की मैंने सम की, सम जो मेरे पास आई वो आई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस एट मार्केट प्राइस। इट मीन्स क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी इन एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये बात क्लियर होगी। अब इसमें से मैंने माइनस किया, ये मेरा फोर्थ है, फोर्थ पर मैंने क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन इसमें से मैंने माइनस कर दिया। क्या कर दिया मैंने? डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। तो 1 2 3 कौन सा सेक्टर था? प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर्स, ये तीन हो गए। इन तीनों की एडिशन में से माइनस कर दिया फोर्थ। फोर्थ मीन्स डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो ये निकल करके आ गया मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल करके आ गया। उसके बाद मैंने माइनस किया फिफ्थ नंबर पर। क्या माइनस किया मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस था वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो इजिकल टू किसके आ गया? 1 2 3 प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों की एडिशन, डेप्रिसिएशन माइनस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, एट फैक्टर कोस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर ये मार्केट प्राइस पर था, जब मैंने इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडजस्टमेंट कर दिया तो ये फैक्टर कोस्ट पे निकल करके आ गया। तो डोमेस्टिक इनकम मेरी निकल करके आ गई। अब इस पे 6 नंबर पर मैंने क्या प्लस किया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 6 नंबर पर मैंने इसमें ऐड किया तो क्या निकल करके आता? 1 2 3 तीनों सेक्टर, डेप्रिसिएशन, उसके बाद ये हो गया आपका नेट डायरेक्ट टैक्सेस, ये दोनों माइनस के हैं आपके, और ये प्लस का है 6 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये निकल करके आ जाएगा मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट निकल करके आ गया। तो उसी बात को मैंने आपको दूसरे तरीके से यहाँ पर समझाया। अब इस मेथड को जो हमने कौन सा देखा है? वैल्यू एडिशन मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस जो है वो रखनी पड़ती है। तो वो प्रिकॉशंस कौन कौन सी है? तो सबसे पहला, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं सेकंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज करती हूँ तो वो वैल्यू एडेड में मेरे इंक्लूड नहीं होंगे। उनकी वैल्यू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको ना ऐड किया जाएगा ना लेस किया जाएगा सेल और परचेज करते समय। नेक्स्ट आता है कमीशंस अर्न ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ इंक्लूडेड इज रिवार्ड। आप सपोज करो कि सेकंड हैंड गुड्स को या किसी भी गुड्स को सेल और परचेज करते समय अगर मैंने कोई कमीशन अर्न किया है, देन कमीशन जो है वो मेरा रिवॉर्ड है, और रिवॉर्ड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का जो वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय ऐड होगा।
तो इस रिवॉर्ड को मैं ऐड करूँगी सेल और परचेज करते समय। जो भी मुझे कमीशन मिला तो वो कमीशन मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा, उसको मैं कैलकुलेट जरूर करूँगी। उसके बाद होता है कि ऑन अकाउंट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम। अब सपोज कीजिए कि मैं ऑन अकाउंट, मेरे खुद के अकाउंट में मैं कुछ जो प्रोड्यूस कर रही हूँ एटलीस्ट मैं उसको उसी को मेरी भी फैक्ट्री में किसी स्टाइल से यूज़ ले रही हूँ, तो वो नेशनल इनकम की कैलकुलेट के समय आएगा। सपोज कीजिए कि मैं कार प्रोड्यूसिंग यूनिट हूँ और मैं एक कार जो है वो मेरे एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए कह रही हूँ, या मैं बस प्रोड्यूसिंग यूनिट हूँ और एक बस जो है वो मेरे एम्प्लॉयज़ को लेकर के आती है, जाने और ले जाने का काम करती है, तो एटलीस्ट उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि ऑन अकाउंट ऑफ प्रोड्यूसिंग of goods is taken into the account while estimate value added। जब भी हम वैल्यू एडेड को अकॉर्डिंग नेशनल इनकम की कैलकुलेट करेंगे तो जो ऑन अकाउंट के लिए मैंने यूज़ किया एटलीस्ट वो आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, कार प्रोड्यूसिंग यूनिट यूज्ड कार फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज़, के एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर आपने कोई कार यूज़ की है। नेक्स्ट प्रिकॉशन है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शंस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर मैंने सेल्फ के कंजम्पशन के लिए भी कुछ लिया है तो उसकी भी वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय उसको ऐड किया जाएगा, तभी वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग एस्टिमेशंस किया जाएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होगा एटलीस्ट उनकी वैल्यू को हम वैल्यू एडिशन मेथड के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम लेस कर दिया जाएंगे, उनकी किसी भी स्टाइल से जो है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेशन करते समय उनको नहीं लिया जाता है अकाउंट के अंतर्गत। उसके बाद इनपुटेड रेंट ऑन ऑनर ऑक्यूपाइज हाउस इज टेकन इनटू द अकाउंट। अब ये होता है कि अब सपोज कीजिए कि मेरा ही होम है, मेरा घर है और एटलीस्ट उसका मैं रेंट एक एक्सपेंडिचर के नाम से लेती हूँ, तो वो फिर मेरी नेशनल इनकम में ज़रूर वैल्यू एडिशन में जो है वो लिया जाएगा। क्योंकि अगर क्या देखो वापस समझो, इम्पुटेड रेंट ऑन ऑनर्स ऑक्यूपाइज्ड हाउस, कि मेरे हाउस का जो भी रेंट होगा अगर वो बिजनेस में काम में आ रहा है तो एटलीस्ट वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय जाएगा। उसके बाद सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट। अगर ऐसी सेवाएं जो वो मैं सेल्फ के कंजम्पशन के लिए काम में ले लेती हूँ तो एटलीस्ट वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। जैसे यहाँ पर माना जाता है कि सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ जो है नेशनल इनकम में उनकी कैलकुलेट नहीं होती है, जबकि सर्विसेज ऑफ मेड जो होती है उसकी एक जो होती है कैलकुलेशन होती है। तो कुछ सर्विसेज जो होती है वो मैं सेल्फ के कंजम्पशंस के लिए ले लेती हूँ, तो वो मेरी खुद की सेवाएं नहीं होगी। जैसे मैं घर में खाना बनाती हूँ, एज ए प्रोफेसर एज ए लेक्चर काम करती हूँ, उसके बावजूद अगर मैं घर में कुछ काम कर रही हूँ तो ये घर का जो वर्क है एटलीस्ट वो मेरी इनकम का सोर्सेस नहीं है, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय नहीं लिया जाएगा।